नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रियल क्राइम स्टोरीज़। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम अनाउंस करके आपको एक शानदार शाउट आउट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक सच्ची घटना। कई दिनों से एक लड़की बहुत परेशान चल रही थी। इस परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज था, जो कि उस लड़की को पता चल चुका था। लेकिन वह लड़की किसी को भी वह राज बताने से डर रही थी, यह सोचकर कि अगर किसी को बता दिया तो क्या हो जाएगा, और नहीं बता पाई तो फिर क्या होगा। उस लड़की ने कोशिश की, कई बार वह राज कई लोगों को बताना चाहती थी और कई बार जिसे बताना चाहती थी उनके सामने भी गई, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाई और लौटकर वापस आ गई। इस राज को ना बता पाने का एक कारण यह भी था कि अगले 2 दिनों में उस लड़की की शादी होने वाली थी और वह यह सोचकर घबरा रही थी कि अगर आज मैं ये राज किसी को बता देती हूँ और अगर नहीं बता पाई तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि वह जाते जाते इस राज को एक चिट्ठी में लिख जाएगी और जिस व्यक्ति तक वह इस चिट्ठी को पहुंचाना चाहती है उस तक पहुंचा देगी। आखिरकार वह ऐसा ही करती है और उस राज को एक चिट्ठी में लिख कर रख देती है। जब चिट्ठी को देने का एक सही समय आता है और वह उस चिट्ठी को लेने के लिए जाती है, अपने कमरे में अलमारी में ढूंढने लगती है, तो वो पाती है कि चिट्ठी अपनी जगह पर नहीं है। ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या यह चिट्ठी सही जगह पर गई है जहां इस चिट्ठी को पहुंचना चाहिए था, या फिर ये किन्हीं गलत हाथों में पड़ गई है। देखते ही देखते लड़की की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल भी पहुंच जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उस लड़की की शादी के 1 साल बाद उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वह चिट्ठी देनी थी उसका कत्ल हो चुका है। और जब पुलिस इस केस की खोजबीन करती है तो पुलिस को वह चिट्ठी वहां से बरामद होती है और पुलिस इस केस का खुलासा करती है। यह घटना उस समय की है जब इस घटना को सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना गया। आखिरकार इस चिट्ठी का माजरा क्या था, कत्ल से 1 साल पहले उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा गया था और यह कत्ल कैसे होता है, आज की इस घटना के माध्यम से यही जानने और सोचने का और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है राजस्थान का एक जिला पड़ता है बारां, और इस बारां जिले में एक गांव है आका खेड़ी। तारीख थी 26 जुलाई 2021 और वक्त था सुबह के करीब 7 बजे। राजू नाम का एक लड़का अपने चाचा के घर दूध लेने जाता है। चाचा के घर पहुंचकर जब उनका दरवाजा खटखटाता है तो बहुत देर तक कोई आहट नहीं होती, कोई नहीं बोलता। कभी चाचा को आवाज लगाता है तो कभी चाची को आवाज लगाता है और कभी अपने चचेरे भाई बहनों को आवाज लगाता है। बार बार लगाता है, लेकिन भीतर से कोई भी आवाज नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्योंकि ये राजू के चाचा का घर था और वह डेली यहाँ दूध लेने आया करता था, तो उसे इस घर की कुछ तरकीबें पता थी, जिससे कि अगर दरवाजे को जोर से अगर अंदर की तरफ धक्का दिया जाए तो इस हालत में अगर दरवाजा अंदर से भी बंद हो तो वह खुल जाता था। शायद दरवाजे से जुड़ी हुई कोई परेशानी रही होगी कि जोर से धक्का मारने पर दरवाजा खुल जाता था। राजू ने यही तरकीब अपनाई और जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। इसके बाद जब वह अंदर आंगन में पहुंचता है तो वहां पहुंचकर वो वहां का नज़ारा देखता है और उसे देखकर राजू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब राजू अंदर का नज़ारा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि राजू के जो चाचा थे, जिनकी उम्र करीब 45 साल रही होगी और उनका नाम प्रेम नारायण था, वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और पूरे खून से लथपथ थे। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें बुरी तरीके से मारा है और उनके शरीर को बुरी तरीके से काटा गया है। क्योंकि राजू जोर जोर से चीख रहा था, तो उसकी चीख सुनकर राजू की चाची रुक्मणी भी वहां आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चीख रहा है। इससे पहले कि राजू कुछ बोलता, रुक्मणी की नजर अपने मृत पति पर पड़ती है, जो कि बिस्तर पर खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़ा था। तो यह सब देखकर रुक्मणी भी जोर जोर से चीखने लगती है, उसकी चीखें निकल आती हैं। रुक्मणी के दोनों बच्चे कमरे में सो रहे थे और वह कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उस कमरे के दरवाजे को खोला जाता है, दोनों बच्चों को बाहर लाया जाता है और बच्चे भी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो रुक्मणी बताती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, देखो किसी ने उन्हें कितनी बुरी तरीके से मारा है। रुक्मणी और
बाकी बच्चों के रोने की आवाज़ अब आसपास के घरों में पहुंच जाती है और सभी लोगों का उनके घर पर जमावड़ा लग जाता है, यह देखने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ है, इतना शोरगुल, इतना हल्ला किस बात का है। अब गांव के ही किसी व्यक्ति ने नज़दीकी थाना छीपा बड़ौद में खबर कर दी कि साहब एक सरकारी अध्यापक हैं जिनका नाम प्रेम नारायण है और जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल है, किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। आप जितनी जल्दी हो सके मौके पर पहुंच जाइए। थाने के एसएचओ इस सूचना को सीईओ को देते हैं और सीईओ इस सूचना को एसपी तक ट्रांसफर करते हैं और एसपी से निर्देश आते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और एक टीम मौके पर भेजी जाए और जल्दी से जल्दी मामले को निपटाकर हत्यारे को जेल भेजा जाए। अब एसएचओ राम स्वरूप सिंह अपनी टीम के साथ ही सर्किल ऑफिसर ओमेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ और प्रोविजनरी अधिकारी जयप्रकाश अटल भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही स्क्वाड डॉग टीम, एफएसए टीम और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस एक बात पर ध्यान दे रही थी कि स्क्वाड डॉग बार बार उसी घर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी ऊपर के फ्लोर पे जाते तो कभी नीचे आते, लेकिन आसपास ही घूम रहे हैं। पुलिस को माजरा समझ में नहीं आता है, तो पुलिस सबसे पहले राजू से पूछताछ शुरू करती है। पूछने पर राजू बताता है कि साहब मैं तो रोज ही यहाँ पर सुबह 7 बजे करीब दूध लेने आता हूँ। आज जब बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया और फिर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया, किसी ने आवाज़ नहीं दी, तो मैंने जोर से धक्का मारकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मैं एकदम चीख जाता हूँ और मेरी चीख से चाची बाहर आ जाती है और उसके बाद सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है। साथ में पुलिस को बता देता है कि उसके छोटे जो भाई बहन हैं उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था, तो वो हमने बाद में खोला। पुलिस जब बाद में खोजबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ का एक सरकारी विद्यालय होता है जहाँ प्रेम नारायण अध्यापक थे और हर 15 से 20 दिन में एक बार वह अपने गाँव आया करते थे। आखिर प्रेम नारायण की हत्या किसने की, क्यों की, पूरा गांव और पुलिस प्रशासन इसको जानना चाहता था और इस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए अपनी जांच शुरू कर देती है। इसी क्रम में पुलिस ने गांव और आसपास के सभी लोग जो प्रेम नारायण के दोस्त या दुश्मन हो सकते थे उनकी एक सूची तैयार की और सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट के रूप में राजू को से पूछताछ की जाती है, क्योंकि सबसे पहले राजू ने ही अपने चाचा को इस हालत में देखा था। जब पुलिस पूछताछ करती है तो बार बार हर बात का पूर्ण विश्वास के साथ राजू बयान दे रहा था। कितनी ही बार पुलिस ने पूछ लिया लेकिन राजू ने अपने बयान में कोई फेरबदल नहीं किया। तो पुलिस का शक राजू पर से थोड़ा ढीला हो जाता है, शक हट जाता है और पुलिस रुक्मणी से पूछताछ करने लगती है और रुक्मणी भी पूरे विश्वास के साथ पुलिस की बातों का एक के बाद एक जवाब देती है। अब पुलिस प्रेम नारायण और रुक्मणी के बच्चों से पूछताछ करना शुरू करती है। बच्चों को अलग से ले जाया जाता है। सबसे पहले प्रेम नारायण की बेटी जिसका नाम ऋचा होता है उससे पूछताछ की जाती है और उसके बाद उसके बेटे वैभव से पूछताछ की जाती है। जैसे जैसे पुलिस सवाल पूछ रही थी और ऋचा जवाब दे रही थी और साथ में बच्चे अपने पिता की लाश को देखकर रो रहे थे। इसके बाद ऋचा बयान के बीच में अचानक उठकर अंदर चली जाती है और अंदर से एक चिट्ठी लेकर बाहर आती है। जब पुलिस पूछती है कि बेटा इस चिट्ठी में क्या है, तो ऋचा बताती है कि हमारी बड़ी बहन ने इस चिट्ठी को अपनी शादी से 1-2 दिन पहले लिख कर रखा था और यह हमारे हाथ लग गई थी, तो हमने इस चिट्ठी को संभाल कर रखा था। अब पुलिस ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया तो पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपनी माँ को बदनाम करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पिताजी को जो घर का नौकर है उसको इस घर से निकाल देना चाहिए। अब इस नौकर ने इस घर में नहीं रहना चाहिए। अब पुलिस का शक नौकर पर जाता है और जब नौकर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि नौकर का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा है, जो कि छीपा बड़ौद थाना क्षेत्र के गांव परोलिया का निवासी होता है। पता चलता है कि साल 2019 में जीतू ने इस घर में एंट्री मारी थी। उसकी खोजबीन करके जब पुलिस उसका पता लगाती है और वह हाथ लग जाता है तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। उसके बारे में रुक्मणी से पूछा जाता है तो रुक्मणी बताती है कि जीतू को 65,000 रुपये प्रति वर्ष पर घर में रखा गया था, जिसमें वह घर के साथ साथ बाहर के खेतीबाड़ी के काम भी करता था। क्योंकि प्रेम नारायण मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ में एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे तो उनका घर आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभी एक बार वह घर आते थे 15 से 20 दिन में और तब भी 1 या 2 दिन के लिए आते थे।
तो पति से यह दूरी और नौकर का घर में रहना यह रुक्मणी को जितेंद्र के करीब करता गया और रुक्मणी जितेंद्र से अटैच हो गई। होते होते यह बात इतनी बढ़ जाती है कि रुक्मणी यह भूल जाती है कि अगर उसे किसी ने देख लिया, उस पर किसी की नज़र पड़ गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, वह लड़की अपनी माँ को नौकर के साथ कुछ दिन पहले आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और यही बात वह अपने पिता को बताना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि एक बेटी अपने पिता से इस तरह की कोई भी बात कैसे कहे। लेकिन फिर भी बार बार वह कोशिश कर रही थी। जब वह अपने पिता को यह बात नहीं बता पाई तो उसने यह निर्णय लिया कि अब वह चिट्ठी में इस बात को लिख कर जाएगी और यह चिट्ठी उसके छोटे भाई बहनों के हाथ में लग जाती है और वह ना चाहते हुए भी इस चिट्ठी को संभाल कर रख देते हैं। वे नहीं जानते थे कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्योंकि वो नासमझ थे, लेकिन वो यह भी नहीं जानते थे कि इस चिट्ठी को किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। अब लॉकडाउन की वजह से जब प्रेम नारायण काफी समय के लिए लगातार घर पर रहने लगा तो रुक्मणी और जितेंद्र को मिलने का प्रॉपर समय नहीं मिलता था। वे दोनों मिलने के लिए बेकरार होने लगे और इसी बीच प्रेम नारायण की भी नजर अपनी पत्नी की कुछ अजीबोगरीब हरकतों पर पड़ गई थी और शायद यही कारण था कि जितेंद्र और रुक्मणी ने प्रेम नारायण को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। अब बात आती है 25 मार्च 2021 की। रात के करीब 8 बजे थे। प्रेम नारायण, रुक्मणी और उनके सारे बच्चे खाना खाकर सोने की ओर चलते हैं। तो रुक्मणी प्रेम नारायण को बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहना, मेरे पास भी मत आना, और यह बोलकर वह अब एक अलग कमरे में सोने के लिए चली जाती है। साथ ही अपने पीछे की बालकनी से एक लंबी रस्सी जमीन में फेंक देती है और उसका ऊपरी सिरा अपनी बालकनी में बांध देती है, जिसी की सहायता से जितेंद्र उर्फ जीतू और उसका एक और दोस्त हंसराज आधी रात में उस घर में एंट्री करते हैं। घर में आने के बाद उस घर के आंगन में जाते हैं और एक के हाथ में तलवार थी, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी और दोनों लगातार एक के बाद एक प्रेम नारायण के ऊपर वार करने लगते हैं और इस कदर वार करते हैं कि प्रेम नारायण को संभलने का मौका नहीं मिलता और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बारे में लोगों को सुबह 7 बजे पता चलता है, जब उसके शरीर का ब्लड भी जम चुका था और पूरी तरीके से उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने रुक्मणी को हिरासत में ले लिया। साथ ही प्रेमी जीतू और जीतू का दोस्त हंसराज, इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि कुछ दिन पहले इस आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन केस अभी जारी है और बहुत जल्द इस केस की सुनवाई होने लगती है। आज 31 जुलाई 2025 को मैं यह कहानी सुना रहा हूँ और सूत्रों के अनुसार अगले महीने अगस्त 2025 में इस मामले की पूरी तरीके से सुनवाई होने के आसार हैं। इसके साथ ही पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था कि आप हमारी वीडियो में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए और हम उसे आज अनाउंस करेंगे। तो पिछली वीडियो में अपना नाम और शहर का नाम लिखने वाले कपिल थे, जो कि उत्तराखंड से हैं, और हम कपिल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और आपके शहर का नाम, और अगली वीडियो में ध्यान दीजिएगा हम पुकारेंगे आपका नाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।